हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नीमी टेक्निकल फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए एक नए टॉपिक का सिनेरियो लेकर आप सभी के बीच आ चुके हैं। और दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है। सुबह से ही आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने खड़ी है, इसका आंसर बताइए। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी, जो भी नागरिक इस क्लास को देख रहे हैं, वो दोस्तों अपना कर्तव्य इस क्लास को शेयर करके जरूर निभाएं। देखिए पहला प्रश्न का आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किसी ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी प्रभाव उत्पन्न होने के लिए कौन सी करंट जिम्मेदार होती है? तो वो दोस्तों है चार्जिंग करंट। क्या है? चार्जिंग करंट। देखिए फेरांटी जो प्रभाव है ना दोस्तों, ये 1890 ईस्वी में, क्या 1890 ईस्वी में एक दोस्तों साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था एस.जेड. फेरांटी। इनका जो नाम था ना वो एस.जेड. फेरांटी था। इन्होंने एक दोस्तों खोज निकाला था। इन्होंने दोस्तों खोज नहीं, इसको हम ये कह सकते हैं, ये इन्होंने अपने प्रभाव में ये देखा था कि जो आपकी सेंडिंग पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जो आपकी सेंडिंग यानी कि पावर सेंडिंग पॉइंट है ना, जो आपकी सेंडिंग पॉइंट होती है ना, वो रिसीविंग पॉइंट से कम होती है। रिसीविंग पॉइंट से कम होती है। आप ये समझिए कि दो स्टेशन है, दो पावर स्टेशन है। यहाँ पे भी एक सब स्टेशन है, यहाँ पे भी एक सब स्टेशन है, और यहाँ पे भी एक सब स्टेशन है ना, सब स्टेशन है। तो आप देखिए इस सब स्टेशन से 132 किलो वोल्ट का पावर आप ट्रांसमिट करते हैं, और इस स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते यही पावर 135 किलो वोल्ट की हो जाती है ना। तो क्या कारण था ऐसा वोल्टेज के बढ़ने का? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये फेरांटी प्रभाव के कारण एक चार्जिंग करंट चलती है, और ये चार्जिंग करंट का जो नेचर होता है ना, ये इस नेचर का होता है कि ये इस लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में एक वोल्टेज को उत्पन्न कर देता है, और वो वोल्टेज दोस्तों जुड़ने योग्य स्वभाव वाली होती है, और पावर जुड़ जुड़ के वोल्टेज दोस्तों लास्ट में ये वोल्टेज के मान को बढ़ा देती है ना। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है। वो कंडीशन क्या है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में लोड शून्य हो, लोड कैसा हो, लोड अगर शून्य हो, और दूसरी मॉडरेटर लोड या लाइटली लोड हो, है ना। लाइटली लोड उसको कहते हैं जो जिसमें दोस्तों निम्न लोड हो या मध्यम लोड हो। निम्न लोड आप समझिए, अगर निम्न लोड है ट्रांसमिशन लाइन में और शून्य लोड है, उसी कंडीशन में ये फेरांटी प्रभाव के कारण चार्जिंग करंट चलती है, अन्यथा नहीं चलती। और एक बार यहाँ से इसरो में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ये जो हमारी चार्जिंग करंट है ये किस ट्रांसमिशन लाइन में चलती है? तो आप नोट कीजिएगा, ये दोस्तों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है ना, लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। कहाँ पे? लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही। ये शॉर्ट यानी कि जो छोटे ट्रांसमिशन लाइन होते हैं 100-200 किलोमीटर वाले, उनमें ये प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। ये केवल लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। इस क्लास को जरूर शेयर करें, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये क्लास आपको बहुत कुछ देना चाहती है। बस दोस्तों आप अपने आप को संभाल के रखिए। ये क्लास देखिए, लास्ट में आपको दोस्तों अपने आप महसूस हो जाएगा कि आप आज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कितना कुछ सीख के जाने वाले हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि रिंग प्रणाली सबसे अधिक विश्वसनीय बनने का कारण क्या है? उस कारण को आपको ढूंढ के बताना है कि रिंग प्रणाली को आखिर में हम सबसे अधिक इस पे हम भरोसा क्यों करते हैं, क्या खास वजह है? तो एक वजह है दोस्तों कि एक से अधिक इसमें सोर्स आपूर्ति होते हैं। क्या होते हैं? सोर्स आपूर्ति। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि रिंग सिस्टम से संबंधित चाहे कितने भी प्रश्न क्यों ना आ जाएं, आप उसको आराम से हल कर लेंगे, आराम से उसका करेक्ट आंसर कर लेंगे। तो आपको एक ध्यान देना है, रिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक गोला। रिंग का मतलब क्या होता है? एक गोला होता है। तो रिंग प्रणाली में ना एक सब स्टेशन है। यहाँ पे देखिए क्या है? एक सब स्टेशन है।
सब स्टेशन से क्या करते हैं, हम यहाँ से एक तार ले जाकर के इसमें जोड़ देते हैं, एक तार ले जाकर के हम इसमें जोड़ दिए, हम इसको क्या कहेंगे, इस रिंग सिस्टम का इनपुट सप्लाई कहेंगे, इसको हम इनपुट सप्लाई कहेंगे, है ना। इसमें एक खास विशेषता ये होती है कि एक रिंग के द्वारा आप कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं आप वितरण लाइन। ये कई सारे आप वितरण लाइन निकाल सकते हैं, है ना। ये है हमारी वितरण लाइन, है ना, वितरण लाइन। ये वितरण लाइन फर्स्ट है और ये वितरण लाइन सेकेंड और ये वितरण लाइन थर्ड है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी फीडर लाइन गई है ना इस आपके रिंग सिस्टम में, तो जो सब स्टेशन से एक फीडर लाइन गई है ना, ये लाइन दोस्तों इस रिंग सिस्टम को पावर देने के बाद ये वापस आके यही जुड़ जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या कहलाएगी, ये आउटपुट कहलाएगी, यानी कि इस रिंग सिस्टम से वापस जाकर के जिस स्टेशन से पावर आई है उसी स्टेशन में चली जाती है। और इसमें सबसे अधिक एक खास विशेषता क्या है कि देखिए कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड आपके लाइन है और उन सभी लाइनों को सोर्स एक ही जगह से दिया गया है, यानी एक से अधिक सोर्स आपूर्ति रिंग सिस्टम को माना जाता है, इसीलिए सबसे अधिक विश्वसनीय है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसमें फॉल्ट, अगर मान लीजिए ये जो आपका रिंग सिस्टम थर्ड वाली लाइन है ना, सॉरी वितरण लाइन, ये थर्ड वाली जो वितरण लाइन है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ गया ना, तो भी आपको इस रिंग सिस्टम को बंद करने की आवश्यकता नहीं है ना। इसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से सर्किट ब्रेकर के द्वारा और इन दोनों लाइनों को आप चालू रहने दीजिए, यानी कि इसमें कम फॉल्ट आने की संभावना रहती है, कम दोष आने की संभावना रहती है, कम दोष और एक से अधिक स्रोत आपूर्ति, इसीलिए हम इसको अधिक विश्वसनीय मानते हैं, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि नो लोड की परिस्थिति में संचरण लाइनों में किस कारण से करंट प्रवाह होती है। आप बताइए कि जो आपकी नो लोड कंडीशन है, नो लोड की जो कंडीशन है, तो संचरण लाइनों में किस कारण से करंट प्रवाह होती है ना। ये आपको दोस्तों आंसर देना है। इसका क्या कारण होगा, इसका कारण दोस्तों होगा धारिता प्रभाव। इसी धारिता प्रभाव के कारण संचरण लाइन में ना जब किसी भी प्रकार की लोड नहीं होती है उस समय भी इसमें करंट चलती है और उसी करंट को कहते हैं हम चार्जिंग करंट। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम चार्जिंग करंट, है ना। ये आप नोट कर लीजिए, चार्जिंग करंट। ये चार्जिंग करंट धारिता प्रभाव के कारण चलती है। और धारिता का जो दोस्तों आपको जो धारिता का गुण देखने को मिलेगा ना, ये केवल और केवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, कहाँ पे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, मध्यम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और ये धारिता केवल यही देखने के लिए मिलेगी और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं मिलती है ना। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रांसमिशन लाइन को छोटे लाइनों के ऊपर क्यों संचालित किया जाता है। दोस्तों आपके जिस भी आप कस्बे में रह रहे होंगे या जिस भी आप गांव में रह रहे होंगे, सिटियों में रह रहे होंगे, बेशक आपके घर के पास से ट्रांसमिशन लाइन नहीं गुजरी होगी, लेकिन दोस्तों आपके गांव में एक ऐसा लाइन होगा जहां से ट्रांसमिशन लाइन जरूर गुजरी होगी। हर कोई देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, उसी के बारे में दोस्तों ये क्लास आपको सिखाना चाह रही है। और दोस्तों सीखते रहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रही है कि ट्रांसमिशन लाइन को छोटे लाइनों के ऊपर संचित किया जाता है, ये सबको पता है। और दोस्तों हम देखते भी हैं कि ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं उनकी हाइट बहुत अधिक होती है ना, हाई वोल्टेज जब ट्रांसमिट करते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कि नजदीकी के कम्युनिकेशन परिपथ में गड़बड़ी को रोकने के लिए, है ना, गड़बड़ी को रोकने के लिए, है ना। बाकी दोस्तों दक्षता में वृद्धि करने के लिए, देखिए दक्षता क्या होती है, जो दक्षता है ना पावर ट्रांसमिशन लाइन की, ये आउटपुट बटा इनपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट बटा इनपुट। यानी कि अब दोस्तों इनका जो अनुपात है ना, इनके अनुपात को आपको नियत रखना है। कैसा रखना है, नियत रखना है।
कांस्टेंट जब इनके अनुपात को रखेंगे आप, तब दक्षता उच्च होगी। यानी कि वोल्टेज को जब आप बढ़ाएंगे और करंट को आप घटा देंगे तो इसको कहा जाता है कि दक्षता का जो रेशियो है ये नियत हो गया। वोल्टेज को आप बढ़ा देंगे तो दक्षता का भी मान बढ़ जाएगा। इतना सा आप बस ध्यान रखिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। देखिए एसी में जो पैरामीटर होते हैं दोस्तों, वो करंट, वोल्टेज, क्या क्या करंट होते हैं, वोल्टेज होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं, है ना। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस। लेकिन जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है ना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें शंट कंडक्टेंस भी होता है। क्या उसमें शंट कंडक्टेंस भी होता है। लेकिन आप ध्यान रखना, जो दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होते हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार के उसमें शंट कंडक्टेंस नहीं होता। उसमें शंट कंडक्टेंस नहीं होता। उसमें केवल 3 ही पैरामीटर होंगे, इंडक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा। शंट कंडक्टेंस केवल और केवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न सब स्टेशनों को पावर देने वाली ट्रांसमिशन लाइन किसे प्रतिनिधित्व करती है। अब इसमें से दोस्तों आपको 5 ऑप्शन है और 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए सबसे पहला क्या है कि विभिन्न सब स्टेशनों को पावर देने वाली ट्रांसमिशन लाइन को किसे प्रतिनिधित्व करती है। ट्रांसमिशन लाइन किसको प्रतिनिधित्व करती है, तो ये करती है द्वितीयक संचरण लाइन को। किसको करती है, द्वितीयक संचरण लाइन। ये जो आपकी द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये कहां से कहां जुड़ती है ये जानना जरूरी है। तो ये दोस्तों ग्रिड स्टेशन से, द्वितीयक संचरण लाइन कहां से जुड़ती है, ये ग्रिड स्टेशन से निकलती है और सब स्टेशन में जाकर के जुड़ जाती है ना। सब स्टेशन में जाकर के ये जुड़ जाती है। इसी को कहते हैं हम द्वितीयक संचरण लाइन। अगला देखिए सर्विस लाइन। सर्विस लाइन उसको कहते हैं ना जो 11 केवी आ रही है, जो 11 केवी आ रही है और जाके कहां पे जुड़ रही है, ट्रांसफार्मर में जुड़ रही है ना। ट्रांसफार्मर में जुड़ रही है। अब आपकी ट्रांसफार्मर क्या कर रही है, यहां से आर फेज निकाल रही है, वाई फेज, आर, वाई, बी फेज और न्यूट्रल। ये ट्रांसफार्मर 4 तार निकाल दिया, ठीक। अब ये 4 तार जो आपका एक फेज और आपकी एक न्यूट्रल, ये आगे जा रही है ना। ये दोस्तों जाने के लिए जो चारों जा रहे हैं, चारों तार जा रहे हैं, लेकिन हम यूज में केवल 2 तार ही लेते हैं ना। तो ये जो आपकी लाइन निकल रही है ना, ये लाइन कहां पे जाके जुड़ेगी, ये सर्विस लाइन में जाकर के जुड़ जाएगी। सर्विस तार में जाकर के ये जुड़ जाएगी और इसी को आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये होती है सर्विस लाइन। अगला क्या कह रहा है कि फीडर लाइन किसको कहते हैं, तो फीडर लाइन ना उसको कहते हैं जहां से पावर उत्पन्न हो रही है। नोट कीजिएगा, उत्पादन केंद्र, जो आपकी उत्पादन केंद्र है ना, इस उत्पादन केंद्र से जो एक तार निकल रही है, और दोस्तों देखिए जो पावर उत्पादन किया जा रहा है वो तो 11 केवी या 33 केवी पावर उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम पावर को ट्रांसमिट तो 765 किलो वोल्ट तक कर रहे हैं ना। तो इस वोल्टेज को हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। और कौन सा ट्रांसफार्मर, तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जो आपकी उत्पादन केंद्र से एक लाइन निकलेगी और जाके दोस्तों ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेशन में जाके जुड़ जाएगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वाली सब स्टेशन में जाकर जुड़ जाएगी। तो ये जो आपकी लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं फीडर लाइन। इसको कहा जाता है फीडर लाइन, ठीक है। और उत्पादन स्टेशन लाइन दोस्तों जहां पावर उत्पादन हो रही है, जिस कंपनी में पावर उत्पादन हो रही है वही उत्पादन केंद्र हो गई। और जो ग्रिड स्टेशन है ये दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर से निकलती है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर से निकलेगी और ग्रिड स्टेशन में जाकर के जुड़ जाएगी, है ना। यही होती ग्रिड स्टेशन कहाँ पे होती है, एक्चुअल मैंने ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ग्रिड स्टेशन कहाँ पे होती है। तो ग्रिड स्टेशन से पहले ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेशन होती है, उसके बाद ग्रिड स्टेशन होती है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेन तथा सस्पेंशन इंसुलेटर की दक्षता कैसे सुधारी जाती है। एक नई क्वेश्चन आपके सामने आई है और इसका आंसर बताइएगा दोस्तों कि स्ट्रेन तथा सस्पेंशन इंसुलेटर की जो दक्षता है ना, इसको दोस्तों कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको सुधारने के लिए आप गार्ड रिंग का प्रयोग करेंगे। किसका? गार्ड रिंग का। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों बना के दिखा देता हूँ कि गार्ड रिंग कैसी होती है, गार्ड रिंग होती कैसी है। तो देखिए यहाँ पे इंसुलेटर है, ये क्या है? इंसुलेटर। ये दो इंसुलेटर एक तरफ है और ये दो इंसुलेटर दूसरे तरफ। ये जो मैं इंसुलेटर लगा रहा हूं ना, ये इंसुलेटर कहाँ पे रखे हुए हैं? ये दोस्तों रखे हुए हैं एक क्रॉस आर्म पे लगे हुए हैं। ये एक तार गई और दूसरी तार दोस्तों ये गई, तीसरी तार ये है और चौथी तार ये है, यानी कि ये 4 तार निकल के आ गई, है ना। ये पावर को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? पावर को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा। हालांकि ये तो टावर लाइन नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए दोस्तों मैं बना रहा हूं, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तार लगा देंगे इस प्रकार से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दोस्तों इसी को कहते हैं गार्ड रिंग। ये गार्ड रिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि हम स्ट्रेन और सस्पेंशन इंसुलेटर की दक्षता बढ़ा सके। और दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आपको ऑप्शन में गार्ड रिंग ना देना तो आप दोस्तों परेशान नहीं होना, आपको एक और ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। और वो ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन होगा दोस्तों कि इंसुलेटर की ग्रेडिंग करके, इंसुलेटर की ग्रेडिंग करके, है ना। जब आप इंसुलेटर की ग्रेडिंग कर देंगे, जैसे किसी भी पदार्थ की ग्रेडिंग करते हैं ना, क्लास 1 के अंतर्गत रखते हैं, फिर क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इसी प्रकार से इन इंसुलेटर का ग्रेडिंग कर देंगे ना, तो दोस्तों तो भी इनकी दक्षता को सुधारा जा सकता है ग्रेडिंग के द्वारा, है ना। और जो तीसरी ऑप्शन है वो है दोस्तों क्रॉस आर्म की साइज बढ़ाकर। किसकी? क्रॉस आर्म की साइज बढ़ाकर। ये जो आप क्रॉस आर्म लगाते हैं ना, यहाँ पे इसके साइज को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, इसके साइज को बढ़ा दीजिए, तो भी आपके इनकी दक्षता बढ़ जाएगी। जब आप साइज को बढ़ा देंगे तो कंडक्टर भी इन पोल से दूर दूर हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से ये भी दूर दूर हो जाएंगे। तो देखिए आपको 3 ऑप्शन में से कोई न कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि तीसरा ऑप्शन है दोस्तों क्रॉस आर्म, है ना। लिखिएगा क्रॉस आर्म की साइज बढ़ाकर या लंबाई बढ़ाकर, आप लंबाई बढ़ाकर लिखिए। क्रॉस आर्म की लंबाई को बढ़ा करके भी हम इनकी इंसुलेटर की जो दक्षता है उसको हम सुधार कर सकते हैं, है ना। तो सबसे सुटेबल आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ई कि गार्ड रिंग के द्वारा हम इंसुलेटर की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईएचटी ट्रांसमिशन लाइन टावर, ईएसपी ट्रांसमिशन टावर लाइन में लगी तार की जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई होती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये एक डेटा है, आपको ध्यान रखना है और इसको याद कर लीजिए आप, ताकि आपको भूले ना। देखिए ईएसटी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रही है ना, तो ईएसटी ट्रांसमिशन लाइन में देखिएगा यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे एक दूसरी टावर है। क्रॉस आर्म पर यहाँ पे दोस्तों लगी हुई है इंसुलेटर। ये क्या है? ये इंसुलेटर है। इसी प्रकार से इसमें भी इंसुलेटर लगी होगी, ये इंसुलेटर है। देखिए ये पहली तार निकल रही है, ये दूसरी तार, इसमें भी ये पहली तार है और ये दूसरी तार है ना। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसको जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देंगे यहाँ से। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे है जमीन, यहाँ पे क्या है? जमीन। इनके बीच का आपको लंबाई बताना है कि इनके बीच में कितनी लंबाई होगी। तो इनके बीच में ना 20 फुट की लंबाई होती है,
कितना 20 फुट की लंबाई होती है। आप ध्यान देना। अब आप कहेंगे कि इतना कम लंबाई क्यों होता है, तो आप ना EST लाइन को देखिए ना। EST लाइन दोस्तों 33 kV तक के लाइन को EST लाइन कहते हैं। 33 से लेकर के 66 kV तक का, कितना 66 kV तक के लाइन को हम EST लाइन कहते हैं। और देखिए जो सड़कों के किनारे दोस्तों एक स्टील टावर के द्वारा, स्टील पोल के द्वारा जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं ना, उसमें 33 kV वोल्टेज होती है, उसी को कहते हैं EST लाइन। और उसका जो हाइट होता है जमीन से ना 20 फुट होता है। अगर इसमें मीटर में बदलेंगे दोस्तों तो ये लगभग 6 मीटर के बराबर होती है। कितना, लगभग 6 मीटर के ये बराबर होती है और ये 20 फुट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यही आपको हाइट बताना है। ये आपको क्या करना है, इसी का हाइट पूछा गया है और ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए दो चालकों के मध्य कितना गैप होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर बताइए आप कि 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए दो चालकों के मध्य कितना गैप होना चाहिए, है ना। मैं ट्रांसमिशन लाइन को दोस्तों एक टावर लाइन बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए ये एक टावर लाइन है ना। ये एक टावर लाइन है। देखिए दोस्तों ठीक से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, कुछ हद तक बन जाए। ठीक है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये सोचिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये देखिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन टावर है। इस टावर में एक तार दोस्तों यहां से निकाल देते हैं, एक तार यहां से निकाल देते हैं, है ना। सबसे ऊपर तो देखिए अर्थिंग की तार होती है, लेकिन हम समझने के लिए यहीं से निकाल देते हैं। ठीक, तो इसके बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, इसके बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप दोस्तों 132 kV अगर इसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है तो 6.2 मीटर होगा। कितना, 6.2 मीटर होगा। अच्छा ये 6.2 मीटर से अगर कम हो जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों बहुत बड़ी फॉल्ट आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा कूलम्ब के नियम में, कूलम्ब के नियम में दोस्तों चार्ज पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा। तो एक चार्ज है, ये दोस्तों एक चार्ज है, ये एक कैस क्या है, चार्ज है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब दो समान चार्ज होते हैं ना, तो ये आपस में अट्रैक्शन का गुण उत्पन्न करते हैं। कैसा, अट्रैक्शन का। मान लीजिए इस चार्ज का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोस्तों इस दिशा में हो रही है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र घूम रही है। ये है इसकी दिशा, और ध्यान रखना इसकी भी यही दिशा होगी, इसकी भी तो दिशा यही होगी। और जो आपकी चुंबकीय रेखाएं हो, या फिर दोस्तों चाहे वो चुंबकीय रेखाएं हो या फिर वो विद्युतीय रेखाएं हो, कभी भी आपस में काटती नहीं। जब तक इनके बीच में जगह रहेगी ना तब तक तो ये घूमते रहेंगे, और जब इनके बीच में जगह खत्म हो जाएगी ना, अब इसको इधर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ये दोस्तों अब सीधे चली जाएगी। ये क्या करेगी, सीधे चली जाएगी और एक लूप बना लेगी। अब देखिए एक ही आवेश वाले चार्ज, अगर समान आवेश वाले चार्ज है तो आपस में अट्रैक्शन का गुण दोस्तों ये उत्पादित कर देते हैं और ये आपस में आकर्षित हो जाते हैं। अब बताइए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी तो एक ही दिशा में करंट न प्रवाहित हो रहा होगा। तो ये भी एक दिशा में होने के कारण ये क्या करेंगे, ये दोनों दोस्तों आपस में एक अट्रैक्शन का प्रभाव उत्पन्न करेंगे और ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, आपस में ये शॉर्ट हो जाएंगे। इसी शॉर्ट से बचने के लिए हम इनके बीच का जो रेंज है ना, इसको दोस्तों हम एक निर्धारित रेंज के तक ही रखते हैं, उससे कम नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखिए। तो 132 kV में हम 6.2 मीटर का रेंज रखते हैं। अगर आपसे ना ये पूछा जाए कि 132 की जगह पे बताइए अगर 400 किलोवोल्ट की पावर ट्रांसमिट हो तब कितना होना चाहिए, तो दोस्तों 4.2 मीटर होना चाहिए। कितना, 4.2 मीटर। 400 किलोवोल्ट के लिए, 132 किलोवोल्ट के लिए 6.2 मीटर। तो ये ध्यान रखिए, है ना। आप दोस्तों खुद जाके देखिए, या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं पे टावर लाइन गई हो ना, तो आप दोस्तों उसके पास जाइए या फिर दूर से ही देखिए कि आपको जो दूरी दिखाई दे रही ना, वो एक समान दूरी दिखाई देगी। क्या, वो एक समान दूरी दिखाई देगी। और उसको ध्यान रखिए, अगर 400 किलोवोल्ट की पावर ट्रांसमिट हो रही है तो उसमें जो दो चालकों के बीच की दूरी होगी ना, वो 4.2 मीटर होगी। कितना, 4.2 मीटर।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाने वाला ACSR तार में लगा स्टील किस ग्रेड वाली होगी, है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए ACSR जो तार है ना आपकी, कौन सी तार, ACSR वाली तार है दोस्तों, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ACSR वाली तार, तो ये जो आपकी ACSR वाली तार है ना, ये दोस्तों गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनाई जाती है। किसकी, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनाई जाती है। ये किसकी बनाई जाएगी, गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनाई जाएगी। ऐसा क्यों होगा गैल्वेनाइज्ड स्टील, देखिए ये बीच में है ना, ये जो बीच में है ये क्या है, ये स्टील है। ये क्या है दोस्तों, ये एक स्टील है, ठीक। और इसी के आसपास में इस प्रकार से ट्विस्ट कर दिया गया है, ACSR तार को इस प्रकार से ट्विस्ट कर दिया गया है ना। ये देखिए ये इस प्रकार से ट्विस्ट कर दिया गया है। इसके बीच में जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी तार होगी, ये तार होगी स्टील तार। ये कौन सी होगी, ये होगी स्टील तार। तो स्टील तार को क्यों लगाते हैं, देखिए जब दो टावर के बीच में हम किसी तार को खींच के बांधते हैं ना, तो उसमें दोस्तों कुछ तो झोल रहता है। और झोल रहने के बावजूद क्या होता है, जब तनाव होता है ना दोस्तों, जो तनाव बढ़ जाती है, उस झोल के कारण तनाव बढ़ जाती है। और एक नॉर्मल कंडक्टर उस तनाव को नहीं सहन कर सकता, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगी। और हमें यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए हम गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग करके दोस्तों बीचों बीच लगा देते हैं इसके ACSR तार के, है ना। और इस प्रकार से हमें यांत्रिक शक्ति मिल जाती, उस तार को यांत्रिक शक्ति मिल जाती है। अब देखिए ये तो दोस्तों धूप, धूल, तापमान, पानी, वर्षा, आंधी, तूफान सब कुछ सह रही है वो तार। अगर उस तार में मजबूती नहीं रहेगी तो वो क्या टिक पाएगी, वो टिक नहीं पाएगी। इसलिए अब जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बार बार, तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि घर का तार है जब भी टूटे तभी उसको जाके कनेक्ट कर दो, ऐसा तो है नहीं। ट्रांसमिशन किया जा रहा है हाई वोल्टेज पर, तो इसको इतना जल्दी अगर टूट गया तो दोस्तों बहुत बड़ी हानि होगी, है ना। इसीलिए हम गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग करके ACSR तार में स्टील लगाते हैं। और गैल्वेनाइज्ड का मतलब क्या है, तो गैल्वेनाइज्ड का दोस्तों मतलब होता है कि इसमें लेप चढ़ा देना ताकि ये जंग मुक्त बन जाए। ये कैसा बन जाए, ये ताकि जंग मुक्त बन जाए, इसमें जंग ना लग सके। अगर जंग लग जाएगी तो ये कमजोर हो जाएगा। अब देखिए जो माइल्ड स्टील है ना, इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, तो माइल्ड स्टील का प्रयोग दोस्तों मोटर की बॉडी बनाने के लिए, किसकी, मोटर की बॉडी बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और स्टेनलेस स्टील जो है ना दोस्तों, इसका प्रयोग तो अक्सर बर्तन बनाने के लिए किया जाता होगा। किसका, बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील से हम बनाते हैं फाइल, जिसको आप कहते हैं अपने भाषा में दोस्तों रेती, उसी से वो बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील से। और आयरन जो स्टील होती है ना, इस आयरन स्टील से भी दोस्तों हम मोटर की बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पांचों ऑप्शन दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनको आपको जानना जरूर चाहिए कि कौन सी मेटल का प्रयोग कहां पे करते हैं। बॉडी बनाने के लिए अक्सर दोस्तों माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है, वो भी बड़ी डीसी मशीन, कौन सी, बड़ी डीसी मशीनों की बॉडी बनाने के लिए। और आयरन स्टील छोटी डीसी मशीनों की बॉडी बनाने के लिए, है ना। तो ये रहा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब दोस्तों आप खुद फील कीजिए और महसूस कीजिए कि आपने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में क्या सीखा है ना। ये जो आधे घंटे की क्लास आपने देखा ना दोस्तों, ये आपको क्या सिखा पाई, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। लगातार दोस्तों अपनी तैयारी के प्रति एकाग्रचित्त होकर आप मेहनत करते रहिए। आपका मेहनत जो है ना दोस्तों एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। ये भरोसा आपको खुद होना चाहिए अपने मेहनत के प्रति, तभी दोस्तों कामयाबी आपको मिलेगी। तो चलिए हम एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।